नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। वर्तमान में इंटरनेट की सुलभता ने पूरे विश्व में एक क्रांतिकारी दौर ला दिया है, जिसे हम लोग डिजिटल क्रांति के रूप में जानते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी आपको समझना होगा कि इसी इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया का धड़ल्ले से यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पे आज का जो हमारा प्रश्न है कि अगर सोशल मीडिया का धड़ल्ले से अगर उपयोग किया जा रहा है तो क्या इस सोशल मीडिया का कहीं न कहीं दुरुपयोग होता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा है? क्या यह जो सोशल मीडिया है राजनेताओं के हाथ की कठपुतली बनते हुए नज़र नहीं आ रही है? ऐसे तमाम सारे जो सवाल है आज उसके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्यूरी है तो व्हाट्सअप करें। पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक आज जो हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि सबसे पहले इसके बारे में हम लोग भूमिका के रूप में हम लोग देखेंगे कि क्या है इस सोशल मीडिया का यूज। उसके बाद से सोशल मीडिया भारतीय राजनेताओं को कैसे लाभ पहुंचाता है, बहुत अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। और उसके तत्पश्चात सोशल मीडिया के राजनीतिकरण के जो नकारात्मक जो प्रभाव है, जो कहीं न कहीं नेताओं के हाथ की कठपुतली बनते हुए नज़र आ रहा है, इससे भी हम लोग देखेंगे। वर्तमान में आईटी सेल वगैरह, फेक न्यूज हो गया, बहुत सारे ऐसे जो मिसलीडिंग करने वाले आप इंफॉर्मेशन आप इसे कह सकते हैं, आपको दिखाई देगा ही देगा। तो सब इसमें जानेंगे हम लोग। उसके तत्पश्चात यहाँ पे भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार और विकृत सूचना, इन तीनों में हम लोग खासकर अंतर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, जो किसी न किसी तरीके से देखेंगे तो पूरे ये देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के प्रभावित करते हुए नज़र आ रहा है। और लास्ट में देखेंगे समाधान कि इसका यहाँ पे कंक्लूजन या फिर समाधान के रूप में क्या यहाँ पे हो सकता है। अगर यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पे GS2 में, GS3 में या फिर साइंस टेक के पोर्शन में इन सारी चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भूमिका की। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे सरल भूमिका के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। देखिए एक युग था जो कि पत्थरों का युग था, जिसे पाषाण युग बोला गया। धीरे धीरे देखिए लोहे की खोज हो गई, धातु युग के रूप में आ गया। लेकिन उसके बाद से देखेंगे तो वर्तमान जो एरा है बिल्कुल एक डिजिटलीकरण के रूप में, एक डिजिटल युग के रूप में पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो रहा है, जो कहीं न कहीं ये वास्तविक दुनिया का दर्पण के रूप में आपको दिखाई देगा। अर्थात किसी का भी इंफॉर्मेशन, किसी की भी यहाँ पे जानकारी आप बिल्कुल ठीक है ना, एक आईने के समक्ष इस इंटरनेट के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह सोशल जो मीडिया है देखिए मित्रों और परिवार से जुड़ने के साथ साथ ये राजनीतिक संवाद को भी स्टेबलाइज करने में वर्तमान में काफ़ी मदद मिल रहा है, जो कि आज का टॉपिक हमारा यही है, राजनीतिक संवाद। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कि राजनीतिक संवाद के रूप में देखेंगे तो इसीलिए देखिए इस चीज़ को यहाँ पे लोकतंत्र की मुद्रा यहाँ पे कहा जाता है। जैसे इस इमेज के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए, ये और कोई नहीं है बल्कि यही है लोकतंत्र की मुद्रा, अर्थात जनमत हो गया। क्योंकि एक समय होता था जब नेताओं जाके ठीक है गांव में, शहरों में मंच के माध्यम से यहाँ पे लोगों को भाषण दिया करते थे। लेकिन आज वो दौर बदल गया है बिल्कुल। खासकर कोरोना वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि जगह जगह खासकर बड़े बड़े जो टीवी हो गया, लेड टीवी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, उसके माध्यम से भी आम जनों तक यहाँ पे पहुँचने का प्रयास किया जाने लगा। किस लिए? तो सबसे बड़ा यहाँ पे कारण बन के आता है वोट बैंक की राजनीति। यही है यहाँ पे लोकतंत्र की मुद्रा, जिसके वजह से लोगों को इन्फ्लुएंस करने में यहाँ पे काफ़ी नेताओं को इस सोशल मीडिया के माध्यम से सहमति मिलती हुई नज़र आ रही है या फिर आसानी हो गई है। यहाँ पे देख पा रहे हैं सार्वजनिक चर्चा और जनमत निर्माण के आधार पर, ठीक है, इसे यहाँ पे पूरी तरीके से करने का प्रयास किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया भारतीय राजनीति को कैसे, किस तरीके से ये लाभ पहुँचाता है। तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पे देखते चलते हैं। कह रहा है कि जनता में जागरूकता का प्रसार। अभी तक तो ये पॉजिटिव अप्रोच है, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हो गई, कोई उनकी नीतियाँ हो गई, लोगों तक आसानी से पहुंच जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट के रूप में यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे मौजूद है। लेकिन इसमें बहुत सारी भ्रामक खबरें भी होती हैं, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट के स्कीम है, सपोज करिए कोई भी आयुष्मान भारत को यहाँ पे ले लीजिए, लोगों तक जन जन तक पहुँच गया, कितने लोग उसका अवेल भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे फेक न्यूज़ भी यहाँ पे चले जाएंगे। तो देखिए समस्या तो बनी ही रहती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव अप्रोच यहाँ पे जागरूकता का यहाँ पे प्रसार कर रहा है। जैसे कि सरकारी नीतियाँ हो गया, सबसे बड़ा रोल प्ले करते हुए आपको नज़र आएगा, ठीक है, इस
कोविड महामारी के दौरान जहाँ पे सतर्कता गवर्नमेंट का जो भी यहाँ पे गाइडलाइन होता था आसानी से इस सोशल मीडिया में यहाँ पे पोस्ट कर दिया जाता था, जो कि लोगों तक यहाँ पे पहुँच जाता था। और ख़ासकर चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में देखिए, जब उस समय ऑक्सीजन की किल्लत हो गई तो यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत सारी प्राइवेट एजेंसियाँ भी आ गई अपने, ठीक है, जो भी यहाँ पे इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया के माध्यम से कहाँ पे कितना बेड उपलब्ध है, ठीक है, कहाँ नहीं उपलब्ध है, तो पूरी की पूरी जो जानकारी थी यहाँ पे इस इंटरनेट, इस सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पे मिलती हुई आपको नज़र आ रही थी। यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा, अंतराल को दूर करना, बाधाओं को कम करना। कैसे? तो देखिए, बिल्कुल यह जनता, आप कह सकते हैं कि जनता और राजनेताओं को बिल्कुल एक दूसरे के यहाँ पे नज़दीक आ गया है। एक क्लिक से देखिए, यहाँ आप अभी देश के जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर किसी भी राज्य के जो मुख्यमंत्री है, किसी जिला से जुड़ जाएंगे, किसी ग्राम पंचायत से जुड़ जाएंगे, तो इससे लोगों को लगता है कि बिल्कुल हमारे निकट का आदमी है, नज़दीक का आदमी है, वो उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं। आम नागरिकों की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की जो कैपेसिटी भी यहाँ पे बढ़ चुकी है। अभी देखिए, हाल ही में भारत की जो प्रथम आदिवासी महिला के रूप में चुनी गई है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू, कितना बड़ा एग्जाम्पल देखिए है यहाँ पे कि एक आम नागरिक समझिए, एक सिंपल, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आप कह सकते हैं, वहाँ से निकलते हुए वो भारत की प्रथम नागरिक के रूप में यहाँ पे पहुँच गई। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए आपको नज़र आएगा। ध्यान रखिएगा, आम नागरिकों की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की प्रक्रिया, और इसके साथ साथ भारत और उसके मित्र देशों के बीच जो भी यहाँ पे राजनयिक संबंध हो गया, चाहे उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में ले लीजिए, जैसे कि अमेरिका के साथ हो गया। अभी यहाँ पे रूस यूक्रेन विवाद को लेकर आप लोगों ने ज़रूर ही देखा होगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूब चैनल वगैरह को, लगभग सैकड़ों चैनलों को यहाँ पे बंद किया गया। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझना होगा कि इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट हो गए। अगर भारत के मित्र राष्ट्र हैं तो इसमें भारत के जनता के द्वारा, ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट में अगर पोस्ट किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ के देशों को भी लगेगा कि बिल्कुल भारत हमारे मित्रवत देश हैं। जैसे कि, ठीक है, अगर बात करें हम लोग भूटान की, बात करें नेपाल की, तो वहाँ के लोगों में कहीं न कहीं एक भारत के प्रति पॉजिटिव अप्रोच होते हुए आपको नज़र आएगा, जो उसमें कहीं न कहीं सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। वहीं अगर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, भारत के खासकर पाकिस्तान जैसे देशों के साथ राजनयिक संबंधों को लेकर, तो देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत हद तक लोगों का, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव जो एस्पेक्ट है सामने आता ही आता है। अब उसके बाद कह रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए बेहतर विश्लेषणात्मक प्रणाली का एक बहुत बड़ा यहाँ पे जरिया हो सकता है, और उसको बहुत आसान कर देता है ये डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स यहाँ पे क्या है? तो देखिए, बिल्कुल इसे आपको समझना होगा कि यहाँ पे पूरी की पूरी जो डेटा है, एक एक व्यक्ति की जो डेटा है, उसके, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से लेके, उसके ऑक्यूपेशन से लेके, उसके, समझ रहे, बर्थ से लेके सारा का सारा जो चीज़ है एक डेटा के माध्यम से उन प्रतिनिधियों तक पहुंच जाता है, ठीक है, और उसका बेहतरीन विश्लेषण करके लोग, खासकर राजनेता, यहाँ पे समझ जाते हैं कि भाई हमारी जनता को क्या चाहिए, किसी क्षेत्र में किस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है, या फिर कैसे उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रत्येक चुनाव अभियान का मूल रणनीति के रूप में ये डेटा एनालिटिक्स काफ़ी यहाँ पे कारगर साबित हो रहा है। और 2014 में देखिए, अगर, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री अगर यहाँ पे मोदी यहाँ पे विजित हुए, तो सबसे बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा यही डेटा एनालिटिक्स की, किस तरीके से जनमत समझ रखे कि जनता की भावनाओं को समझते हुए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्य करना, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी यहाँ पे नीतियों को बनाने के लिए संवेदना देना। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। अब बात करते हैं सोशल मीडिया के राजनीतिकरण के नकारात्मक प्रभाव। अब इसका नकारात्मक प्रभाव यहाँ पे क्या आ सकता है? कहीं राजनेताओं के हाथ की कठपुतली तो नज़र नहीं आएगी, समझना होगा आपको। इससे पहला है यहाँ पे राजनीतिक ध्रुवीकरण। इसको इको चैम्बर के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। अब इसको समझिए, इको चैम्बर मतलब चैम्बर, एक चैम्बर में जितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, ए बी सी, अगर एक दल से ये यहाँ पे मौजूद है, तो जो भी अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको क्या किया जाएगा कि अंतिम व्यक्ति तक, भारत के या फिर अपने क्षेत्र में कहीं भी अंतिम व्यक्ति तक जो इस चैम्बर में जो बातें हुई है उसको ये लोग पहुंचाने का कार्य करेंगे, चाहे पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा। तो इसी संदर्भ में एक शब्द आता है इको चैम्बर।
अब इसमें देखिए इससे क्या होता है, तो धार्मिक और जो सामाजिक जो समरसता में कहीं कहीं आपको अभाव नज़र होते हुए नज़र आएगा, जैसे कि जाति के नाम पे हो गया, सांप्रदायिकता को फैलाने के नाम पे हो गया। ये सब यहाँ पे इस इको चैम्बर के तहत यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। इसमें हेट स्पीच भी आ जाएगा। अभी देखिए वर्तमान में चाहे दिल्ली की बात कर लें, चाहे हम लोग ठीक है उदयपुर जैसी घटनाओं की हम लोग निंदा कर लें, तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि हेट स्पीच भी कहीं ना कहीं इस इको चैम्बर का यहाँ पे पार्ट होगा। अतिवादी यहाँ पे संभाषण इसको एक्सट्रीम स्पीच के रूप में, मैंने इस तरीके से स्पीच यहाँ पे दिया जाए कि लोगों को बिल्कुल अब ठीक है मैंने हिंसा करने पे यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे उतारू हो जाए। और ऐसी अब मुझे एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक ऐसी कितनी सारी हिंसाएं यहाँ पे हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे प्रोपेगेंडा का प्रसार सब देखिए इसी कैटेगरी में रखा जाता है। और इसका जो फुल प्रूफ जो है यहाँ पे गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट यहाँ पे दे रहा है कि हर साल देखिए भारत पर विज्ञापनों पर मैंने जो भी विज्ञापन है एडवर्टाइजमेंट पर लगभग $800 मिलियन यहाँ पे खर्च किया जा रहा है। और ये पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, जन जागरूकता के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें कहीं न कहीं देखेंगे तो मिसलीडिंग होता है, भ्रामक खबरें होती है जो लोगों के मस्तिष्क से लोगों को मिसलीडिंग करने का कार्य करता है। लोग बिल्कुल यहाँ पे कन्फ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इतना देखिए जो बजट है ये कौन लाएगा, कौन देगा, समझ सकते हैं। या तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऑफर करेगी, फिर कहीं न कहीं देखेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो संस्थाएं हैं ठीक है उनके द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए असमान भागीदारी तो यहाँ पे सब है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश है भारत, भागीदारी तो सब करते हैं। लेकिन इस सोशल मीडिया में देखिए इतना तरह का लाखों कमेंट आपको वहाँ पे दिखाई देगा, तो क्या उनके कमेंट को किसी भी प्रकार से सुना जाता है? बिल्कुल यहाँ पे अनसुना कर जाता है। सबकी आवाज़ देखिए एक समान रूप में यहाँ पे नहीं सुनी जाती है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा राजनीतिक रणनीति के रूप में, जैसे कि राजनीतिक रणनीति के तहत इस सोशल मीडिया का प्रयोग जो है स्विंग वोटर मतलब समझ रहे हैं ना आप, वैसे वोटर्स जो बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि हमें किधर वोट देना है, ए की तरफ जाना है, बी की तरफ जाना है, जेडीयू की तरफ जाना है, राजद की तरफ जाना है, समझ रहे हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा यहाँ पे कि स्विंग वोटर्स, ऐसे में अब इस सोशल मीडिया का प्रयोग बाकायदा किया जाएगा, चाहे वो फेक न्यूज हो गया, चाहे वो आईटी सेल के माध्यम से हो गया, कि भ्रमित कर उनको अपने पक्ष में मोड़ने का यहाँ पे पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा। और उसके पीछे देखिए ठीक है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये अफवाह और गलत सूचनाओं का प्रसार, ताकि ये स्विंग जो वोटर्स है बिल्कुल इस झांसे में आ जाए और वो किसी एक टारगेटेड पार्टी को वोट देने के लिए पूरी तरीके से विवश हो जाए। बहकाना भी उनको आसान होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि भ्रामक सूचना बनाम दुष्प्रचार बनाम विकृत सूचना, तीनों में देखिए अंतर होता है जो आए दिन आपको खबरों में ठीक है मिलता ही होगा। तो थोड़ा सा आपको ठीक है इसको समझना होगा। फेक न्यूज का ये तीनों का तीनों पार्ट है, अलग अलग इसकी जो धारणाएं हैं, जो खासकर जो भी स्पेशलिस्ट लोग हैं उनके द्वारा अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है। तो तीनों शब्दों के अंतर को आपको समझना होगा। जैसे कि भ्रामक सूचना हो जाएगा मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे व्हाट्सएप में आपके पास कोई भी सूचना गया, भ्रामक सूचना गया, देख के वो आपको इतना अट्रैक्ट कर लेगा या कि फिर ठीक है वीडियो एडिटिंग हो गया और फिर किसी प्रकार का स्पीच हो गया, किसी प्रकार का इमेज हो गया, कि आपको लगेगा बिल्कुल एक परसेप्शन बन जाएगा कि भाई यही वास्तविक सत्य है, और उसको आप ठीक है अपने कई सारे ग्रुप में कई सारे मित्रों के पास उसको शेयर कर देंगे। तो देखिए कितना एक खतरनाक है किसी भी देश के लिए। उसके बाद यहाँ पे दुष्प्रचार, इसको किया जाता है डिसइंफॉर्मेशन, माने जानबूझकर देखिए यहाँ पे साझा करना, समझ रहे, जानबूझकर हम जान रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन अगर इसको हम शेयर कर दें तो क्या पता जो दूसरा है उसे पता चले या नहीं चले। तो इस प्रकार की देखिए हथकंडा को अपनाया ही जाता है। और तीसरा है यहाँ पे विकृत सूचना, ठीक है, इसको बोला जाता है मल इन्फॉर्मेशन करके किसी व्यक्ति, संगठन या देश को हानि को पहुंचाने के लिए। आप आए दिन आप लोगों ने सुने होंगे कि मानहानि का मुकदमा कोई नेता ने, खासकर राहुल गांधी ने बीजेपी पे ठोका हुआ, ठीक है, ऐसे कितनी सारी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वो है यहाँ पे विकृत सूचना, मैंने किसी व्यक्ति के इमेज को, किसी संस्था के इमेज को यहाँ पे डैमेज करने का प्रयास करना। खासकर भारत पाकिस्तान में ये मल इन्फॉर्मेशन अभी तक चलते रहता है। अब बात करते हैं हम लोग समाधान की। जब इतनी सारी समस्याएं हैं और हमें ये भी पता है कि इंटरनेट में किसी का कंट्रोल नहीं है, तो क्या अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि कोई भी देश की जो गवर्नर है यहाँ पे, जो गवर्निंग जो एजेंसी है, क्या इस चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल कर सकती है? तो यहाँ पे देखिए इसको इंटरनेट को कंट्रोल करना मुमकिन है, बिल्कुल यहाँ पे नामुमकिन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे
बहुत हद तक इसको कम किया जा सकता है, इस पर लगाम लगाया जा सकता है। कैसे? तो नंबर 1 है, पारदर्शिता को सुगम बनाने हेतु तो यहाँ पे कानून बनाना होगा, सार्थक ढांचा को यहाँ पे अपनाना होगा ताकि इसका पूरी तरीके से मिसलीडिंग यहाँ पे नहीं हो सके। अभिव्यक्ति व्यवस्था को जितना हो सके, खासकर हेट स्पीच जैसे चीज़ों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत लाना होगा ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे। जो आपको पता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत उसमें युक्त प्रबंध भी लगा होता है कि अगर आपको बोलने की आज़ादी देता है तो वो भी एक आज़ादी देता है कि इससे किसी व्यक्ति संस्था की गरिमा को ठोस नहीं पहुँचे। तो ये है अभिव्यक्ति की व्यवस्था को बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लाने की ज़रूरत है। कानून में देखिए, उपयोगकर्ता की गोपनीयता के लिए यहाँ पे सुरक्षा होना चाहिए। आजकल प्राइवेसी से तो एकदम खिलवाड़ हो रहा है पूरी तरीके से, जबकि वो भी एक फंडामेंटल राइट के अधीन इसको बनाया गया है। लेकिन क्या इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है? बिल्कुल यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। एक ऐप को डाउनलोड करेंगे तो सारी प्राइवेसी वो आपसे मांग लेगा। इनबॉक्स का परमिशन दो, गैलरी का परमिशन दो, कॉन्टैक्ट का परमिशन दो। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे प्राइवेसी तो बिल्कुल यहाँ पे उसके धज्जियाँ धड़ल्ले से उड़ाई जा रही है। उसके बाद है मंचों में संरचनात्मक सुधार। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो भी मंच है यहाँ पे, चाहे वो सोशल मीडिया हो गया, चाहे राजनेताओं का मंच हो गया, किसी भी प्रकार का यहाँ पे मंच हुआ, उसमें देखिए यहाँ पे मंचों की जवाबदेही को तय करना होगा, उनके वितरण मॉडल से संबंधित यहाँ पे करना होगा। अर्थात इसमें किसी फीड को अगर आप अगर उसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देना होगा। किसी फीड से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आपको दोनों का विकल्प देना होगा। जैसे कि मेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, जीमेल वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आता है इसमें, तो उसमें एक अनसब्सक्राइब का भी ऑप्शन देता है। जैसे उसको क्लिक करेंगे तो यहीं आएगा ऑप्ट आउट। मतलब ये होना चाहिए कि अब उस विज्ञापन से संबंधित आप उसका मेल अब दोबारा आप नहीं लेना चाहते हैं तो भाई उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे हर एक चीज़ में यहाँ पे होना चाहिए। जैसे यूट्यूब में मन किया सब्सक्राइब कर दिया, अच्छा नहीं लगा तो अनसब्सक्राइब कर दिया। तो वैसे अलग अलग जो भी यहाँ पे राजनीतिक पार्टियाँ, उसमें भी तो ये चीज़ होना चाहिए। व्यक्तिगत डेटा के उपयोग पर यहाँ पे नियंत्रण यहाँ पे होना चाहिए, जो सबसे बड़ी समस्या का कारण ये बन के आ रहा है। और ख़ासकर यहाँ पे कहीं न कहीं अगर राजनेताओं के द्वारा अगर देखा जाएगा तो इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा। राष्ट्रीय कानूनों का अनुरूप ही इसमें नियंत्रण लगाने की यहाँ पे पूरी तरीके से ज़रूरत है, तभी जाके सबके लिए समान अवसर पूरी तरीके से पैदा करेगा। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर यहाँ पे देखिए, चुनाव आयोग हमेशा से चुनाव आयोग की कोशिश रहती है कि जो भी पार्टी की सरकार है या फिर जिस पार्टी की सरकार नहीं है, उन दोनों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, एक को बहुत अधिक फायदा ना पहुंच जाए। तो निष्पक्ष चुनाव भी एक बहुत बड़ी किसी भी देश की समस्या है, लेकिन एक गौरवान्वित करने वाली बात है कि भारत इसमें काफ़ी एक अच्छा रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहा है। भारत का जो इलेक्शन कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इतने सारे चीज़ों से काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। मिल ही रहा होगा। नीचे आप लोग अपना फीडबैक देते रहे कि इस तरह के सीरीज़ को चलाने से आप लोगों को वाकई में फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, अपने दोस्तों से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ ताकि और भी अच्छे तरीके से और भी बेहतर कंटेंट यहाँ पे लाया जा सके हमारे इस IAS एनालिसिस की प्लेटफॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।